हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एक्सलेंस एकेडमी। आज का हमारा टॉपिक है कोलबर्ग थ्योरी ऑफ मोरल डेवलपमेंट और मोरल रीजनिंग। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि मोरल डेवलपमेंट आखिर होता क्या है। तो मोरल डेवलपमेंट का मीन्स होता है जब इंसान सही और गलत में फ़र्क करना पहचान लेता है तो उसको हम मोरल डेवलपमेंट बोलते हैं कि क्या चीज़ सही है, क्या चीज़ गलत है। जब उसको इस चीज़ का ज्ञान हो जाता है तो उसे मोरल डेवलपमेंट बोलते हैं। और मोरल रीजनिंग का मीन्स ये है कि जब वो इस बात के लॉजिक को समझने लगता है कि जो चीज़ सही है वो आखिर सही क्यों है और जो चीज़ गलत है वो आखिर गलत क्यों है। उसके सही गलत के होने के पीछे का कारण क्या है। जब वो इस बात को जान लेता है तो इसको हम कहते हैं मोरल रीजनिंग। कोलबर्ग ने बताया कि जो मोरल डेवलपमेंट है वो बच्चे की एज के अकॉर्डिंग अलग-अलग स्टेजेस में होता है। जैसे-जैसे बच्चे की एज बढ़ती जाती है वैसे-वैसे उसका मोरल डेवलपमेंट भी डिफरेंट डिफरेंट होता जाता है। और मोरल डेवलपमेंट जो है वो सिचुएशन के अकॉर्डिंग और टाइम के अकॉर्डिंग अलग-अलग हो सकता है। सो मोरल डेवलपमेंट इज द प्रोसेस बाय विच पीपल डेवलप द डिस्टिंक्शन बिटवीन राइट एंड रॉन्ग। तो मोरल डेवलपमेंट बेसिकली वो प्रोसेस है जिसमें जो ह्यूमन है वो इस बात में भेद करना सीख जाते हैं कि क्या चीज़ सही है और क्या गलत है। Kohlberg theory of moral development is a theory that focus on how children develop morality and moral reasoning. कोलबर्ग की जो थ्योरी है मोरल डेवलपमेंट की वो इस चीज़ को दर्शाती है कि किस तरीके से जो बच्चा है उसका मोरल डेवलपमेंट होता है, किस तरीके से उसके अंदर मोरालिटी डेवलप होती है और वो मोरल रीजनिंग कर पाता है। इसका मतलब ये है कि किस तरीके से वो सही गलत को पहचानता है और उनके पीछे छुपे कारणों को खोज पाता है। तो कोलबर्ग एक अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट थे और इनका पूरा नाम लॉरेंस कोलबर्ग था। तो जो कोलबर्ग हैं उन्होंने मोरल रीजनिंग या मोरल डेवलपमेंट को समझाने के लिए एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था। उस एक्सपेरिमेंट में इन्होंने डिफरेंट डिफरेंट एज ग्रुप के बच्चों को कलेक्ट किया और उन एज ग्रुप के बच्चों को मतलब अलग अलग जो एज ग्रुप के बच्चे थे उनको एक कहानी सुनाई और उस कहानी को सुनाकर उनसे कुछ क्वेश्चंस करे। उन क्वेश्चंस की बेसिस पर उन्होंने बताया कि अलग-अलग स्टेजेस में जो बच्चे हैं उनका मोरल डेवलपमेंट अलग-अलग होता है। तो वो जो कहानी है उसको हम हिंज डिलेमा या हिंज स्टील द ड्रग स्टोरी भी बोलते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको ये कहानी बताती हूँ और उसके बाद हम देखते हैं कि उस कहानी के अकॉर्डिंग जो कोलबर्ग थे उन्होंने किस तरीके के क्वेश्चंस पुट किए थे। तो ये कहानी है एक ह्यूमन की जिसका नाम हिंज होता है। तो हिंज की वाइफ को कैंसर होता है, वो कैंसर की लास्ट स्टेज में होती है। उसको एक दवाई की ज़रूरत होती है और वही एक दवाई होती है जो उसकी वाइफ को कैंसर से या मरने से बचा सकती थी। तो वो जो दवाई है वो उसके उसी के ही गांव के एक केमिस्ट ने उस दवाई को बना लिया था और उसने वो जो दवाई बनाई थी वो $200 में बनाई थी। पर जब हिंज उस केमिस्ट के पास गया दवाई मांगने के लिए तो उसने बोला कि वो दवाई वो उसको $2000 में देगा। इट मीन्स वो उसको 10% बढ़ा करके देगा दवाई महंगी करके। तो हिंज बोलता है कि मेरे पास तो इतने पैसे नहीं हैं। तो केमिस्ट उसको दवाई देने से मना कर देता है। फिर वो जाता है अपने फ्रेंड्स और फैमिली के पास में उन लोगों से हेल्प मांगता है। तो वो लोग हिंज की मदद करते हैं। तो वो कुछ पैसा कलेक्ट करता है लेकिन वो पैसा $1000 ही कलेक्ट कर पाता है। वो उन $1000 को लेके केमिस्ट के पास जाता है और केमिस्ट से कहता है कि अभी मेरे पास इतने ही पैसे हैं तो तुम इतने पैसे ले लो और मुझको दवाई दे दो, बाकी पैसे मैं तुमको बाद में वापस कर दूंगा। लेकिन केमिस्ट दवाई देने से मना कर देता है। तो हिंज बहुत डेस्परेट हो जाता है क्योंकि उसकी वाइफ मरने वाली होती है। तो वो उसकी दुकान से वो दवाई को चोरी कर लेता है। तो ये थी कहानी हिंज की। अब कोलबर्ग ने इस कहानी को सुनाने के बाद बच्चों से कुछ क्वेश्चंस पुट करे। वो क्वेश्चंस क्या थे? शुड हिंज हैव स्टोलन द ड्रग्स? क्या हिंज को ड्रग्स चुराना चाहिए था? वुड इट चेंज एनीथिंग इफ हिंज डिड नॉट लव हिज वाइफ? अगर हिंज अपनी वाइफ को प्यार नहीं करता तो क्या कुछ बदल जाता? व्हाट इफ द पर्सन डाइंग वाज अ स्ट्रेंजर? वुड इट मेक एनी डिफरेंसेस? अगर जो इंसान मर रहा था अगर उसकी वाइफ ना होकर के कोई स्ट्रेंजर होता तो क्या कुछ फर्क आता? जो हिंच ने करा क्या उसके चोरी करने में कुछ फर्क आता? शुड द पुलिस अरेस्ट द केमिस्ट फॉर मर्डर इफ द वुमन डाई? अगर वो औरत मर जाती, हिंच की वाइफ मर जाती, तो क्या पुलिस केमिस्ट को पकड़ती क्योंकि केमिस्ट ने दवाई
नहीं दी और केमिस्ट उस दवाई को 10 गुना ज़्यादा करके दे रहा था। तो उसकी इस गलती की वजह से अगर हिंज की वाइफ मर जाती तो क्या पुलिस केमिस्ट को अरेस्ट करती? इस तरीके के कुछ क्वेश्चंस कोलबर्ग ने डिफरेंट डिफरेंट एज ग्रुप के बच्चों से पूछे और उन्होंने ये पाया कि हर स्टेज के और हर एज ग्रुप के बच्चे ने डिफरेंट डिफरेंट आंसर दिए अलग-अलग कंडीशन को लेके और उन आंसर के पीछे हर बच्चे का जो रीज़न था वो अलग-अलग था। Kohlberg was interested not in whether the boy judged the action right or wrong, but in the reason for the decision. कोलबर्ग का ये इंटरेस्ट बिल्कुल भी नहीं था कि बच्चे जो आंसर कर रहे हैं वो आंसर सही है या गलत है। उनको ये मतलब नहीं था बच्चों ने जो जवाब दिया है वो सही है गलत है। बट उनका जानने का मतलब ये था कि जो बच्चों ने आंसर किया है उसके पीछे का कारण क्या है, क्या सोचकर बच्चों ने इन क्वेश्चंस के आंसर दिए हैं। He found that these reason tends to change as the children get older और उन्होंने ये देखा कि जैसे जैसे बच्चे की एज बढ़ती जा रही है जैसे जैसे जो उन्होंने ग्रुप में बच्चों को डिवाइड किया है उनकी एज बढ़ती जा रही है उस तरीके से बच्चों के आंसर भी बदलते जा रहे हैं। अब डिफरेंट डिफरेंट आंसर के बेसिस में जो कोलबर्ग हैं उन्होंने बच्चों को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया। उन्होंने बोला जो मोरल डेवलपमेंट है किसी भी बच्चे का वो 3 लेवल्स में जाकर के होता है। एक होता है सबसे पहला लेवल प्री कन्वेंशनल, दूसरा होता है कन्वेंशनल और तीसरा होता है पोस्ट कन्वेंशनल। उन्होंने बोला बच्चे की एज के अकॉर्डिंग ही उसका मोरल डेवलपमेंट होता है। तो प्री कन्वेंशनल लेवल जो होता है वो देखा गया 8-9 साल के बच्चों में जो 0 से लेके 8-9 साल हम बोल सकते हैं 3 साल 4 साल 5 साल से लेके 9 साल तक के बच्चे को प्री कन्वेंशनल लेवल में रखा गया। 10 से 13 साल के बच्चे को कन्वेंशनल लेवल में रखा गया और 13 साल से ऊपर को हम कहते हैं एडोलसेंस या अडल्टहुड तक के बच्चों को जो है वो पोस्ट कन्वेंशनल लेवल में रखा गया। अब हर लेवल को दो दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया जिनको कि हम स्टेजेस बोलते हैं। जैसे फर्स्ट लेवल की 2 स्टेज हैं, सेकंड लेवल की भी 2 स्टेज हैं और थर्ड लेवल की भी 2 स्टेज हैं। इस तरीके से कोलबर्ग ने चाइल्ड के जो मोरल डेवलपमेंट है उसको टोटल 3 लेवल और 6 स्टेजेस में डिवाइड किया। आप इसको अच्छे से याद रखिएगा क्योंकि कई बार ये पूछा जाता है कि कोलबर्ग की थ्योरी में कितने लेवल थे और कितनी स्टेजेस थी। तो ये चीज़ अपने दिमाग में बैठा के रखिएगा कि 3 लेवल थे और 6 स्टेजेस थी। और हर लेवल में दो दो स्टेजेस थी और इन स्टेजेस को आप आगे पीछे करके नहीं लिख सकते। इनका एक सीक्वेंस है और आपको उसी सीक्वेंस में इनको याद रखना है। तो स्टेज फर्स्ट है ओबीडियंस एंड पनिशमेंट ओरिएंटेशन। स्टेज 2 है इंडिविजुअलिज्म और एक्सचेंज। स्टेज 3 है गुड गर्ल गुड बॉय। स्टेज 4 लॉ एंड ऑर्डर। स्टेज 5 सोशल कॉन्ट्रैक्ट एंड इंडिविजुअल्स राइट और स्टेज 6 है यूनिवर्सल प्रिंसिपल। अब हम इनको एक एक करके समझते हैं। लेवल 1 जो है वो प्री कन्वेंशनल लेवल है। इस लेवल के अंदर जो बच्चे हैं वो उनके पेरेंट्स ने या उनके टीचर ने उनको जो कुछ भी बताया है वो उसी के अकॉर्डिंग काम करते हैं। अगर उनके पेरेंट्स ने कहा कि ये चीज़ सही है तो उन बच्चे के लिए वही चीज़ सही है। अगर उसके पेरेंट्स कहते हैं कि ये चीज़ गलत है तो उस बच्चे के लिए वही चीज़ गलत होती है। वो अपनी बुद्धि का इस्तेमाल नहीं करता है। उसको जो बता दिया गया है वो उसी के ही अकॉर्डिंग काम करता है। तो चिल्ड्रन एक्सेप्ट द अथॉरिटीज parent teacher and moral code of other। जो भी उसके पेरेंट्स या टीचर उसको बता देते हैं वो उसी के ही अकॉर्डिंग काम करना शुरू कर देता है। उसका जो मोरल कोड है वो उन्हीं के ही बताए हुए नियम के अनुसार होता है। पीपल एट दिस लेवल डोंट हैव देयर ओन पर्सनल सेंस ऑफ राइट एंड रॉन्ग। इस स्टेज के जो लोग होते हैं या हम कहते हैं इस स्टेज के जो बच्चे होते हैं उनके पास अपना कोई सेंस नहीं होता सही गलत को पहचानने का। इफ एन एक्शन लीड टू पनिशमेंट इट मस्ट बी बैड और इफ एन एक्शन लीड टू रिवॉर्ड इट मस्ट बी गुड। अगर बच्चे को कोई काम करने से पनिशमेंट मिलती है इसका मतलब उसने जो काम करा है वो गलत है। लेकिन अगर उस बच्चे को किसी काम को करने से रिवॉर्ड मिलता है इट मीन्स उसने जो काम करा है वो सही काम है। स्टेज 1 है ओबीडियंस एंड पनिशमेंट। ओबीडियंस एंड पनिशमेंट। तो इस स्टेज में द चाइल्ड इज गुड टू अवॉइड बीइंग पनिश्ड। इफ अ पर्सन इज पनिश्ड दे मस्ट हैव डन रॉन्ग। इस स्टेज में बच्चा जो है वो कोशिश करता है कि वो कोई ऐसा काम ना करे जिससे कि उसको पनिशमेंट मिले। वो पनिश होने से बचता है। और अगर किसी बच्चे को या किसी पर्सन को पनिशमेंट मिली है इसका मतलब जरूर उसने कोई ना कोई गलत काम किया होगा। और इस स्टेज में बच्चे का जो मोरालिटी है वो इस तरीके से डेवलप होती है कि उसको लगता है उसके पेरेंट्स और टीचर ने उसे बताया है कि चोरी करना गलत है और जो भी इंसान चोरी करता है उसको पनिश किया जाता है या उसको सजा दी जाती है। चोरी करना एक अपराध होता है। तो हिंज की जो कहानी है उसके अकॉर्डिंग इस स्टेज का जो बच्चा है वो ये बोलता है कि हिंज शुड नॉट स्टील एज ही विल गेट पनिश।
कि हिंज को चोरी नहीं करनी चाहिए थी क्योंकि उसने चोरी करी है तो उसको सजा मिलेगी। स्टेज 2 है इंडिविजुअलिज्म एंड एक्सचेंज। At this stage, children recognize that there is not just one right view. Different individuals have different viewpoint. इस स्टेज में आकर बच्चे को ये पता चल जाता है कि किसी भी सिचुएशन को देखने का केवल एक ही सही तरीका नहीं होता। हर इंसान का अलग-अलग नजरिया होता है और हर इंसान हर कंडीशन को, हर सिचुएशन को अलग-अलग तरीके से देखता है। तो इस स्टेज में आकर बेसिकली बच्चा ये समझने लग जाता है कि हम जिस समस्या को हम देखने की कोशिश कर रहे हैं अपने नज़रिए से, हो सकता है कि कोई दूसरे की नज़रिए से वो समस्या कुछ अलग हो। लेवल 2, द कन्वेंशनल लेवल। लेवल 2 जो कन्वेंशनल लेवल है उसमें 10 से 13 साल तक के बच्चे आते हैं। तो अकॉर्डिंग टू दिस लेवल, children believe that social rule and the expectations of other determine what is acceptable or unacceptable behavior. इसमें जो बच्चे होते हैं या जो भी ह्यूमन होते हैं उन्हें ऐसा लगता है कि सोसाइटी ने जो रूल्स बनाए हैं हमें उसी के ही अकॉर्डिंग काम करना चाहिए, क्योंकि अगर सोसाइटी के रूल्स के अकॉर्डिंग वो काम करते हैं तो उनको प्रशंसा मिलती है, लोग उनकी तारीफ करते हैं और उनकी इमेज सोसाइटी में एक अच्छे इंसान के रूप में बनती है। इसके अलावा अगर वो सोसाइटी के रूल्स के अगेंस्ट काम करते हैं तो सोसाइटी में जो उनकी इमेज है वो एक गलत इंसान के तौर पे बनती है जो सोसाइटी के रूल्स को ब्रेक करता है। इसलिए जो सोसाइटी ने रूल्स बनाए हैं, जो सोसाइटी की एक्सपेक्टेशंस हैं, इंसान उसी के ही अकॉर्डिंग काम करना शुरू कर देता है, वही उसके लिए एक्सेप्टेबल होती हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, रिफ्यूजिंग टू चीट ऑन अ टेस्ट इज अ पार्ट ऑफ कन्वेंशनल मोरालिटी। जैसे सोसाइटी में रूल्स बना हुआ है या ऐसा लॉ बना है कि जो भी एग्जाम होते हैं उसमें चीटिंग नहीं करनी चाहिए। अगर आप एग्जाम में चीटिंग करते हैं तो ये मोरली गलत है, क्योंकि ऐसा करने से जो एग्जाम सिस्टम है वो पूरा करप्ट हो जाता है और उससे कोई भी सही तरीके का रिजल्ट नहीं आ सकता। इसीलिए जो बच्चा एग्जाम में चीटिंग करता है उसको जो टीचर्स हैं वो पनिश भी करते हैं और बाकी स्टूडेंट्स के सामने, क्लास के सामने उसकी इमेज भी खराब होती है। इसीलिए एग्जाम में चीटिंग नहीं करनी चाहिए। इसको हम कह सकते हैं कि कन्वेंशनल लेवल का एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, क्योंकि इसमें बच्चा जो जो है उसके दिमाग में ये सेट हो रखा है कि अगर वो चीटिंग करेगा तो इसकी इमेज पूरी क्लास के सामने और सोसाइटी के सामने एक गलत इंसान के रूप में बन जाएगी। तो इसीलिए वो उस सोसाइटी के बनाए हुए रूल्स के अकॉर्डिंग ही बिहेव करता है। तो इसमें स्टेज 3 है गुड इंटरपर्सनल रिलेशनशिप। द चाइल्ड और इंडिविजुअल इज गुड टू बी सीन एज बीइंग अ गुड पर्सन बाय अदर। इस स्टेज में बच्चे को अच्छा लगता है कि सोसाइटी उसको एक अच्छे इंसान के रूप में जाने। जो सोसाइटी के लोग हैं, जो अदर मेंबर हैं, वो उस उन सबके सामने उसकी इमेज एक अच्छे नागरिक के रूप में बनी रहे, इसीलिए वो उसके अकॉर्डिंग काम करता है। जैसे अगर वो क्लास में फर्स्ट आया तो उसकी मदर उसको रिवॉर्ड करती है, खुश होती है, तो उसको अपनी मदर की नज़रों में अच्छा बनने के लिए क्लास में फर्स्ट आना पसंद होता है और वो फिर उस अकॉर्डिंग अपना बिहेव करना स्टार्ट कर देता है। तो वो चाहता है कि उसको किसी ना किसी तरीके से रिवॉर्ड मिलता रहे और वो उसके अकॉर्डिंग काम करता रहे। सोसाइटी को जो अच्छा लगता है, जो उसके पेरेंट्स को अच्छा लगता है, वो उस अकॉर्डिंग काम करना शुरू करता है और उस अकॉर्डिंग ही उसका बिहेवियर हो जाता है। स्टेज 4 है लॉ एंड ऑर्डर। द चाइल्ड और इंडिविजुअल बिकम अवेयर ऑफ द wider rules of society, so judgmental concern obeying the rule to uphold the law and avoid guilt. स्टेज 4 है लॉ एंड ऑर्डर। इस स्टेज में जो बच्चा है या जो इंडिविजुअल है वो सोसाइटी के बनाए गए रूल्स के अकॉर्डिंग काम करना शुरू करते हैं, ताकि वो कोई भी गलत काम को करने से बचें और उनके अंदर गिल्ट ना पैदा हो। गिल्ट मीन सोसाइटी में अगर उनकी इमेज किसी भी तरीके से गलत बन जाती है, अगर वो सोसाइटी के किसी रूल को ब्रेक करते हैं तो उन उसको सेल्फ गिल्ट होने लगता है। इसीलिए जो बच्चा है या इंडिविजुअल है उसको सोसाइटी के बनाए गए रूल्स के प्रति अवेयर होना चाहिए, उसको पता होना चाहिए कि हमारी सोसाइटी के क्या-क्या रूल्स हैं, क्या-क्या लॉ हैं, क्या ऑर्डर हैं और उसी के अकॉर्डिंग ही उसको बिहेव करना चाहिए और उन रूल्स को फॉलो भी करना चाहिए। ओके। लेवल 3 होता है पोस्ट कन्वेंशनल लेवल। इस लेवल में पीपल डिसाइड बेस्ड ऑन व्हाट दे थिंक इज राइट रादर देन जस्ट फॉलोइंग द रूल। इस लेवल में जो ह्यूमन है वो ये सोचता है कि वाकई में क्या जो सोसाइटी ने रूल्स बनाए हैं वो सही हैं, और यदि वो सही हैं तो किस हद तक सही हैं। मीन्स अब उसकी जो थिंकिंग है, उसके एथिकल
प्रिंसिपल है वो खुद डेवलप करने लगता है। तो इस लेवल पर आकर इंसान केवल केवल सोसाइटी के बनाए हुए रूल्स को फॉलो नहीं करता है, बल्कि वो अपने अकॉर्डिंग सोचता है कि वो जो कर रहा है वो ठीक कर रहा है या नहीं कर रहा है। इन दिस लेवल पीपल हैव देयर ओन एथिकल प्रिंसिपल एंड वैल्यू। इस लेवल पर आकर इंसान के अपने खुद कुछ एथिकल प्रिंसिपल होते हैं, उसकी खुद कुछ वैल्यूज होती हैं, एंड डोंट जस्ट डू व्हाट सोसाइटी टेल देम टू डू। और वो सिर्फ वो नहीं करते जो सोसाइटी उनको करने के लिए कहती है, बल्कि वो सोसाइटी के अगेंस्ट जाकर भी काम करते हैं। अगर उनको लग रहा है कि वो जो काम कर रहे हैं वो सही है, भले ही सोसाइटी उसको अपोज कर रही हो, फिर भी वो उस काम को करेंगे, क्योंकि उनको पता है कि उनकी नजरों में वो जो कर रहे हैं वो सही है। और उनके उस काम से कोई भी जो अदर पर्सन है उसका किसी भी तरीके के राइट का हनन नहीं हो रहा है, तो वो उस काम को करते हैं, क्योंकि वो अपने ओन प्रिंसिपल, ओन जो उनकी गाइडलाइंस है, जो मोरल गाइडलाइंस है, वो उनको डेवलप कर चुके होते हैं। पीपल थिंक अबाउट व्हाट इज फेयर। और इस लेवल पर आकर इंसान ये सोचने लग जाता है कि क्या सही है और क्या गलत है, और उसके पीछे के कारण को भी वो समझना शुरू कर देता है। Hence should steal the drug because preserving human life is a more fundamental value than property's right. हिंज ने दवाइयों को चुराया, वो सही किया उसने, क्योंकि किसी भी इंसान की जान को बचाना ज्यादा जरूरी है देन प्रॉपर्टीज राइट। प्रॉपर्टी राइट मीन्स जो केमिस्ट था, उसकी जो दवाई में जितना भी खर्च हुआ, उन पैसों से कई ज्यादा जरूरी है किसी ह्यूमन की जान को बचाना, क्योंकि पैसा तो बाद में भी कमाया जा सकता है, पर किसी ह्यूमन की जान दोबारा बाद में नहीं बचाई जा सकती। अगर कोई इंसान मर गया तो उसको दोबारा जिंदा नहीं किया जा सकता है। इसीलिए ह्यूमन की लाइफ को बचाना प्रॉपर्टी राइट से कई ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। स्टेज 5 है सोशल कॉन्ट्रैक्ट एंड इंडिविजुअल राइट। द इंडिविजुअल बिकम अवेयर दैट while रूल एंड लॉ माइट एग्जिस्ट फॉर द गुड ऑफ द ग्रेटेस्ट नंबर। इस स्टेज में आकर इंसान को ये पता चलता है कि जो रूल्स और लॉ बने हुए हैं, जो एग्जिस्ट कर रहे हैं रूल्स और लॉ, वो भले ही एक बहुत बड़ी पॉपुलेशन के लिए सही हों, लेकिन there are time when they will work against for the interest of particular individual। लेकिन कई बार एक ऐसा समय आता है जब यही रूल्स और यही लॉ किसी इंडिविजुअल के इंटरेस्ट के अगेंस्ट हो जाते हैं। ओके, जैसे हमारे देश में जो सती प्रथा चली आ रही थी, या फिर जौहर था, या पर्दा प्रथा थी, जिस टाइम पर वो रूल्स बनाए गए होंगे, हो सकता है कि उस टाइम पर वो सोसाइटी के हित में हो, सोसाइटी के फेवर में हो, इसलिए वो रूल्स बनाए गए हों। लेकिन आगे चलते चलते वो रूल्स रूढ़िवादिता में कन्वर्ट होते चले गए, और फिर उन रूल्स को ब्रेक करने के लिए राजा राम मोहन राय और इस तरीके के कई समाज सुधारक सामने आए, जिन्होंने सोसाइटी के बनाए हुए लॉ और रूल्स के अगेंस्ट जाकर काम किया, क्योंकि वो रूल्स और वो लॉ किसी इंडिविजुअल के इंटरेस्ट का या किसी इंडिविजुअल के जो राइट है उनका हनन कर रहे थे या उनका अपोज कर रहे थे। इसीलिए उन्होंने इन जो लॉ और रूल्स थे इनके अगेंस्ट जाके काम किया। तो हो सकता है सोसाइटी के रूल्स जो बहुत लोगों के लिए बने हैं वो कई लोगों के लिए अच्छे हों, पर कई बार यही जो रूल्स हैं वो किसी इंडिविजुअल के राइट का हनन करते हैं, उसके हक को मारते हैं, और उसको उसके फेवर में काम करने से रोकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, इन हिंज डिलेमा द प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ इज मोर इम्पोर्टेंट देन ब्रेकिंग द लॉ अगेंस्ट स्टीलिंग। जैसे हिंज की स्टोरी में किसी इंसान की जान बचाना, उसने अपनी वाइफ की जान बचाई तो उसकी वाइफ की जान बचाना ज़्यादा इम्पोर्टेंट था इसकी कंपैरिजन में कि उसने एक लॉ ब्रेक करा चोरी करके, क्योंकि चोरी करना एक अपराध है। उसने इस कानून को तोड़ा, लेकिन ये कानून तोड़ना ज़्यादा ज़रूरी था क्योंकि उसकी वाइफ को बचाना ज़्यादा इम्पोर्टेंट था इस कानून से। ओके। स्टेज 6 यूनिवर्सल प्रिंसिपल। इस स्टेज तक बहुत कम लोग ही पहुंच पाते हैं। पीपल एट दिस स्टेज हैव डेवलप्ड देयर ओन सेट ऑफ मोरल गाइडलाइन। इस स्टेज में जो लोग हैं, जो लोग आते हैं, वो अपने खुद की कुछ मोरल गाइडलाइन सेट करते हैं विच मे और मे नॉट फिट इन द लॉ, जो सोसाइटी के बनाए हुए लॉ में फिट हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते। द प्रिंसिपल्स अप्लाई टू एवरीवन। और ये जो प्रिंसिपल है
जो ये सबके लिए ही अप्लाई होता है। इट मीन्स इस स्टेज में जो लोग पहुँच जाते हैं वो सिर्फ़ अपने बारे में ही नहीं सोचते हैं, मतलब अपने देश के बारे में ही नहीं सोचते बल्कि पूरी सोसाइटी, पूरी दुनिया के बारे में ही सोचकर मोरल गाइडलाइन जो है वो डेवलप करते हैं। जैसे कि महात्मा गांधी और नेल्सन मंडेला, इन्होंने सिर्फ़ पर्टिकुलर किसी एक देश या एक व्यक्ति के बारे में ही नहीं सोचा, बल्कि पूरी सोसाइटी, समाज और दुनिया के बारे में सोचा। और इन लोगों की जो अपने इनके एथिकल प्रिंसिपल्स हैं, इनकी जो गाइडलाइन है, वो सिर्फ़ एक पर्टिकुलर किसी देश के लिए ही फ़ायदेमंद नहीं है, बल्कि पूरी दुनिया के लिए, पूरी जो मानव प्रजाति है, उनके लिए एक सीख है, जो इन्होंने मोरल गाइडलाइंस दी हैं और जो इनके एथिकल प्रिंसिपल्स हैं। तो इस स्टेज में पहुँचना बहुत डिफ़िकल्ट है और इस स्टेज में जो लोग पहुँच जाते हैं, वो पूरी दुनिया के बारे में ही सोचना शुरू कर देते हैं। इस स्टेज के लोगों की जो मोरालिटी है, वो पूरे वर्ल्ड को ध्यान में रखकर ही डेवलप होती है। तो ये थी कोलबर्ग की थ्योरी ऑफ मोरल डेवलपमेंट। इसको देखो, शॉर्ट में मैं आपको समझा देती हूँ कि कोलबर्ग की जो थ्योरी है मोरल डेवलपमेंट की, बेसिकली उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया था जिसमें डिफरेंट डिफरेंट एज ग्रुप के बच्चों को उन्होंने हिंज की कहानी सुनाई थी और उसके बेसिस पर उन्होंने कुछ क्वेश्चंस पूछे थे। और उन्होंने ये देखा था कि अलग अलग एज ग्रुप के बच्चों ने अलग अलग रिप्लाई किए हैं और उन रिप्लाई के पीछे के उनका रीजन भी अलग अलग है। और उन्हीं की बेसिस पर उन्होंने मोरल डेवलपमेंट जो बच्चे का होता है उसको 3 लेवल में डिवाइड किया: प्री कन्वेंशनल, कन्वेंशनल और पोस्ट कन्वेंशनल। और हर लेवल के दो दो स्टेजेस होती हैं और इन स्टेजेस को सीक्वेंस में ही रखना होता है। स्टेज 1 होती है ओबीडियंस, पनिशमेंट, ओरिएंटेशन। स्टेज 2 इंडिविजुअलिज्म और एक्सचेंज। स्टेज 3 गुड गर्ल गुड बॉय। स्टेज 4 लॉ एंड ऑर्डर। स्टेज 5 सोशल कॉन्ट्रैक्ट एंड इंडिविजुअल्स राइट। और स्टेज 6 यूनिवर्सल प्रिंसिपल। ये जो स्टेज 3 है गुड गर्ल गुड बॉय, इसको हम गुड इंटरपर्सनल रिलेशनशिप भी बोलते हैं। ओके, कंफ्यूज मत हो जाना यहाँ पर। प्री कन्वेंशनल लेवल में क्या होता है, बच्चे के पेरेंट्स या बच्चे के टीचर जो कुछ भी उसको बताते हैं, बच्चा उसी को सही समझने लगता है और उसी के ही बेसिस पर वो ये डिफरेंशिएट कर पाता है कि क्या सही है क्या गलत है। वो अपना दिमाग इस्तेमाल नहीं करता है, बस जो उसको बता दिया जाता है उसके पेरेंट्स और टीचर के थ्रू, वो उसी को ही सही गलत मानना शुरू कर देता है। लेवल 2 जो है कन्वेंशनल लेवल, इसमें सोसाइटी के बनाए हुए रूल्स और लॉ के अकॉर्डिंग ही जो बच्चा है या जो इंसान है वो काम करना शुरू कर देता है, क्योंकि उसको सोसाइटी में अपनी इमेज अच्छी बनानी होती है। तो अगर वो चाहता है कि उसकी इमेज अच्छी बने तो वो सोसाइटी के रूल्स के अकॉर्डिंग ही काम करता है। और अगर वो सोसाइटी के रूल्स के अकॉर्डिंग काम नहीं करता है, उसके अगेंस्ट जाके करता है, तो उसकी इमेज सोसाइटी में गलत तरीके से बनने लग जाती है। तो कन्वेंशनल लेवल में बेसिकली वो सोसाइटी के बनाए हुए रूल्स को फॉलो करता है। पोस्ट कन्वेंशनल लेवल क्या होता है, इसमें उसके खुद के कुछ मोरल गाइडलाइंस डेवलप हो जाती हैं, खुद के एथिकल प्रिंसिपल डेवलप हो जाते हैं और वो सोसाइटी के अगेंस्ट जाकर भी काम करना शुरू कर देता है। उसकी खुद की थिंकिंग डेवलप हो जाती है, वो लॉजिक ढूंढने लगता है इन चीज़ों के पीछे कि वो जो फॉलो कर रहा है सोसाइटी के द्वारा बनाए हुए रूल, क्या वो वाकई में सही है या गलत है। तो ये 3 लेवल हैं जो कोलबर्ग ने दिए थे मोरल डेवलपमेंट के अंदर। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये अच्छा लगा हो, सो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। सो ओके, बाय फ्रेंड्स।